शिल्पा और अमित की शादी के पहले एक दूसरे को जानने समझने का सिलसिला 3 महीने तक चला था। और यह समय वासंती बयार की तरह गुजर गया था। दोनों के परिवार ने मिलकर सगाई की रस्म कर दी थी। और सगाई के बाद एक दूसरे को समझने के नाम पर दोनों ने शहर के सारे मंदिरों और रेस्टोरेंट के चक्कर लगा लिए थे। अमित अपने परिवार की तारीफ करता और बताता कि उसके मम्मी पापा, भाई बहन और सबसे बढ़कर दीदी कितनी अच्छे हैं। वे शिल्पा को कितने प्यार से अपनाएंगे और यह कि उसे उम्मीद है कि शिल्पा भी उन सब में घुल मिल जाएगी। वह यह भी आश्वासन देता कि शिल्पा के रिटायर्ड बूढ़े मम्मी पापा का वह बहुत ख्याल रखेगा। शिल्पा को लगता उसका होने वाला पति एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है और वह भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाती। पर कभी कभी कोई छोटी सी बात खटक जाती और शक के अंकुर डाल जाती। जैसे उस दिन अमित ने पार्क में टहलते हुए झील की तरफ से आती ठंडी रेशम के एहसास सी हवाओं में उड़ते शिल्पा के बालों को देखकर तारीफ की थी। कितने खूबसूरत बाल है तुम्हारे। शिल्पा ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। तो अमित बोल उठा, और तुम्हारी मुस्कुराहट तो उससे भी सुंदर है। मुझे लगता है तुम्हें कोई कमी नहीं। सच, अगर तुम यह नौकरी नहीं कर रही होती तब भी हर तरह से पत्नी के रूप में ग्रेट चॉइस होती। शिल्पा को कुछ असहज महसूस हुआ, जैसे वह उसे एक सामान, एक वस्तु की तरह परख रहा हो। अमित ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने लाजवाब गुणों के बारे में भी बता दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी कहते हैं मेरी होने वाली पत्नी बहुत लकी होगी, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर उसे खिलाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं? शिल्पा हंस पड़ी। कहा, मुझे उतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती। बस दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती हूँ। कोई स्पेशल डिशेस बनाने हो तो माँ हमेशा दीदी को ही कहती है। वे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पढ़ाई और जॉब की व्यस्तताओं के बीच में ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन अब सीख लूँगी क्योंकि मुझे दिलचस्पी है सीखने की। अमित उत्साह से बोला, अरे कोई बात नहीं। शादी पत्नी से खाना बनवाने को थोड़े ही की जाती है। खाना बनाने को हम एक कुक रख लेंगे। तुम तो बस सज धज कर इसी तरह सुंदर लगा करना। अमित की इस बात ने शिल्पा का दिल बाग बाग कर दिया। कितने सुंदर दिल का है उसका मंगेतर। वह भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। लेकिन सपनों और उम्मीदों की बुनावट से बने वे 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई राह पर चल निकली। जिसके शुरुआती सफर में झटके पर झटके खाती शिल्पा अक्सर अमित से पूछ बैठती थी, और कहाँ गए वे हमारे सपने, वे इरादे। और अमित कहता था, अब हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, सपने नहीं। शिल्पा उसकी बातों में घुली आत्ममुग्धता मिश्रित आत्मविश्वास के सामने उसे सही और स्वयं को गलत मानने की आदत डाल बैठी। शादी के दूसरे ही दिन अमित ने उससे कहा, तुम इतना तेज तेज क्यों चलती हो? ससुराल में बहुओं की चाल तो धीमी होनी चाहिए। शिल्पा को बड़ी शर्म आई कि वह अपनी ऑफिस वाली चाल ही ससुराल में चल रही थी। उसने अपनी चाल ठीक कर ली और कदम नाप नाप कर रखने शुरू कर दिए। जो 15 दिन अपने ससुराल में गुजारी, उसने हर संभव कोशिश की कि अपने व्यवहार से सासू माँ, संध्या भाभी और माया दीदी के दिल जीत ले, जिनकी जांचती परखती सी निगाहें हर समय उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। छुट्टियां खत्म हुई और दोनों ने इंदौर वापस आकर अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली। कुछ दिन अमित बिना बात मुंह फुलाए रहा। शिल्पा ने उसे बहुत मनाया। पूछा, भला क्या बात हो गई? अचानक से इतना मूड ऑफ क्यों? अमित ने कहा, मेरे घर पर लोग मेरे लिए बहुत चिंतित हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुमसे घर चलाने का कोई गुण है ही नहीं। सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। सुनकर शिल्पा बहुत दुखी हो गई। चलते समय सासू माँ, संध्या भाभी और माया दीदी से प्रेम पूर्वक मिलकर आई थी।
उन्हें कीमती साड़ियाँ गिफ्ट स्वरूप दी थी और वे सब स्टेशन पर उसे विदा करने आई थी। शिल्पा ने उनसे सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा की थी, इन शिकायतों की नहीं। इंदौर में अमित शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता। शिल्पा ऑफिस से घर आकर यूट्यूब से तरह तरह के व्यंजन बनाने की विधि सीखने की कोशिश करती। अमित भी बहुत चालाक था। खाते वक्त वह उसके बनाए व्यंजनों की खूब तारीफ भी कर देता। लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ पार्टियों में जब उसे ले जाता तो दोस्त की पत्नी के बनाए भोजन की प्रशंसा में ये शब्द जरूर जोड़ देता, भाभी जी क्या डिनर बनाया था आपने, जरा हमारी बीवी साहिबा को भी कुछ सिखा दे। अपनी जिंदगी तो दाल भात व आलू की भुजिया पर कट रही है। भाभी जी प्रसन्नतापूर्वक खिलखिला उठती और शिल्पा उदास हो जाती। बाद में अमित इसके लिए भी उसकी क्लास लगाता। इतनी अनसोशल क्यों हो तुम? अभय और सुनील की पत्नियों को देखा, कितने हंसमुख हैं वे। तुम्हें तो बस मुंह लटकाकर बैठ जाना आता है। मैं भी हंसमुख हो लेती अगर इस तरह सबके बीच तुम मेरी बुराइयां नहीं गिनवा रहे होते। कौन सी बुराइयां? अरे, अपने बारे में सच्चाई सुनना पसंद नहीं तुम्हें? और थोड़ा सहजता से लिया करो इन बातों को। शिल्पा मन मारकर चुप हो जाती ऐसी बातों पर। उसने जान लगा दी कि घर बार के कामों में एक्सपर्ट बन सके, पर अमित को प्रसन्न कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सारे घर की सफाई करके वह चमका देती तो अमित को खिड़कियों पर धूल नजर आ जाती और वह उसकी छुट्टी के दिन खिड़की दरवाजों की साफ सफाई में व्यतीत करवा देता। यदि कोई मेहमान घर की स्वच्छता, सुंदरता की प्रशंसा कर दे तो कहता, अरे यह तो मैं ही हूँ इतना सफाई पसंद। मुझे तो वहाँ धूल नजर आती है जहाँ किसी की नजर नहीं जाती। रोज रोज के भाषणों से थकी और पकी शिल्पा ने एक पल को कहा कि काश उसकी शादी किसी अव्यवस्थित शख्स से हुई होती। उसके लिए तो अमित ने ना कभी किचन में हाथ आजमाया और ना कभी घर सजाया। वह कैसे जाने कि कितनी लकी है वह। इस तरह कुछ और समय गुजरा और शिल्पा दो जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। अब अमित ने घर में एक कुक रख लिया था और उसकी माँ भी उनके साथ रहने लगी थी। शिल्पा को अब जॉब, घर, बच्चे, तीन मोर्चों पर जूझना था। लेकिन अमित का रवैया मददगार होने के बजाय और भी आक्रामक हो उठा। वह दिन रात उसके काम में नुक्स निकालने के अलावा और कुछ ना करता। शिल्पा अपने तनाव को अपने बूढ़े मम्मी पापा से उनके कुछ पूछने पर भी ना बताती थी, क्योंकि अपनी चिंताएं उन पर थोप कर इस उम्र में उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी सासू माँ के सामने दिल खोला कि वे अपने बेटे को समझाए तो शायद उसकी जिंदगी कुछ आसान हो जाए। लेकिन सासू माँ सब सुनकर संत मुद्रा में बोली, जब तुम दोनों में पटती नहीं तो आपस में बात ही ना किया करो, किचकिच होगी ही नहीं और ना तुम्हें टेंशन होगा। शिल्पा ने सर पकड़ लिया सासू माँ की ऐसी सोच पर। सासू माँ ने घर के नौकर सुरेश को लेकर भी शिल्पा को नसीहत दे दी, काम तो उसी को करने हैं, समय से काम करने के लिए उसके पीछे ना पड़ा करो, जैसा मन करे करने दिया करो, खुश रहेगा तभी घर में टिकेगा। सुरेश भी घर में शक्तियों के संतुलन को समझ गया था। सासू जी की चापलूसी में रहता, उनसे गप्पे लड़ाता रहता। शिल्पा घर और नौकरी के समय से कटौती कर बच्चों को समय देने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों की उपेक्षा होने पर उसका दिल अपने कामकाजी होने को लेकर अपराध बोध से भर जाता। पर इससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते। वह जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने को होती, अमित एक ना एक चीज़ को लेकर बखेड़ा शुरू कर देता। किसी दिन उसके मैचिंग सॉक्स नहीं मिलते, किसी दिन नाश्ता पसंद का नहीं होता, किसी दिन शर्ट में गंदगी होती। अमित दांत पीसकर उस पर चिल्लाता, ना खुद कुछ करना जानती है, ना सुरेश से ही काम लेना जानती है। उससे अच्छा होता मैंने किसी अनपढ़ लड़की से शादी की होती। यदि शिल्पा अपनी सफाई में कुछ कहती तो उसका जवाब होता, तुम्हारी माँ ने और कोई गुण तो सिखाए नहीं, हर बात का जवाब देना सिखा दिया है। शिल्पा का ड्राइवर रोज बरामदे में बैठा अमित की बकबक सुनता। शिल्पा जानती थी ये लोग ऑफिस में जाकर गॉसिप करेंगे। इन सब चक्करों में वह ऑफिस प्रायः देर से पहुंचती
और एक दिन बॉस ने इस बात के लिए उसे मेमो दे दिया। शाम को दुखी शिल्पा ने अमित को अपनी परेशानी समझाने की कोशिश की, पर अमित ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना अच्छा एम्प्लॉय बनने की? अभी छोटे बच्चे हैं, थोड़ा करियर पर कम ध्यान दोगी तो भी चलेगा। चौथी कक्षा में अथर्व और आरव का परीक्षा का रिजल्ट अपेक्षानुकूल नहीं आया। अमित ने कहा, कम से कम बच्चों की देखभाल ही ठीक से कर लेती। बच्चे माँ की जिम्मेदारी होते हैं। मम्मी का उतरा चेहरा देखकर अथर्व और आरव ने मम्मी से वादा किया कि वे आइंदा पढ़ाई से दिल नहीं चुराएंगे। समय गुजरने के साथ बच्चों ने पढ़ाई में बेहतरीन करना शुरू किया और देखते ही देखते 12वीं कक्षा पास कर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जब शिल्पा और अमित अथर्व और आरव को हॉस्टल छोड़ने देहरादून गए तो 4 दिन उन्हें अमित की चचेरी बहन की बेटी डॉक्टर रिया के यहाँ रुकना पड़ा। डॉक्टर रिया अथर्व और आरव की स्थानीय अभिभावक बनी। रिया की दिनचर्या शिल्पा के लिए अचरज भरी थी। वह सुबह 8:30 बजे अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती और शाम 7-8 बजे तक छुट्टी मिलती उसे। बीच में सिर्फ आधे घंटे के लिए लंच लेने घर आती, जबकि शिल्पा अपने घर में लंच टाइम में समय से पहले भागी भागी आती, सबको अपने निरीक्षण में खाना खिलाकर ऑफिस वापस जाती, फिर ऑफिस से समय से आधे घंटे पहले आती ताकि बच्चों को शाम का नाश्ता करा के खेलने या ट्यूशन के लिए भेज सके और डिनर की तैयारी करवाए। इस चक्कर में खुद उसका खाना पीना और हुलिया बिगड़ा हुआ रहता। अमित कहता, तुम दुनिया की सबसे अनस्मार्ट कामकाजी महिला हो। यहाँ रिया हर वक्त संवरी हुई परफेक्शन की मिसाल दिखती थी। अपने कार्य क्षेत्र में भी वो बहुत कुशल थी और उसके ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स घर में सजे हुए थे। अमित ने रिया को इसके लिए बहुत शाबाशी दी और लौट कर भी वह उसके गुण गाते नहीं थक रहा था। शिल्पा ने यह भी देखा था कि कैसे रिया के घर पर उसकी सासू माँ ने किचन की देखभाल और सबको प्रेम से खिलाना सब अपनी निगरानी में संपन्न करवाया। घर के हर काम में रिया से अधिक उसका पति विकास सहायता करता। रविवार का दिन था। घर पर कई काम मुंह बाएं उसका इंतजार कर रहे थे। किचन रैक्स की सफाई करनी थी, पर्दे मशीन में धुलने को डालने थे, सर्दियों के कपड़े निकालने थे। अच्छा, होते रहेंगे काम। शिल्पा ने खुद का रूखा सूखा चेहरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और सोचा फेशियल करवा लेना चाहिए। 2 साल पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, उसी समय करवाया था। वह पर्स उठाकर निकलने लगी। अमित ने टोका, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा ब्यूटी पार्लर से आती हूँ। सुनो, आज मेरा दिल्ली वाला दोस्त सुमित अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ डिनर पर आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ तो सुरेश, कर लेंगे, उसने रुखाई के साथ कहा और निकल पड़ी। अमित उसकी उद्दंडता पर चकित रह गया। 4 बजे लौटने के बाद उसने डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई। तय समय पर सुमित परिवार सहित आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुशमिजाज थी। उसने शिल्पा से उसके बनाए व्यंजनों की तारीफ की और रेसिपी पूछी। शाम अच्छी ही गुजर गई थी, पर उनके जाते ही अमित उस पर बरस पड़ा। तुमने इतने बेमन से मार्केट से लाए हुए रसगुल्ले स्वीट डिश में रख दिए? मेरा दोस्त इतने सालों बाद आया था, क्या गाजर का हलवा नहीं बना सकती थी? गाजर नहीं थी घर में तो ले आती, सारा दिन तो मार्केट में ही घूमती रहती हो। लेकिन इतना मैनेजमेंट तुमसे ना हो सका कि घर में ज़रूरत की चीज़ें मौजूद रहे समय पर। इसके बाद जो हुआ, अमित ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। शिल्पा ऐसा सुलग उठी जैसे सूखी तिलियों की चिंगारी दिखा दे कोई। उसने आग भरी दृष्टि से देखते हुए मानो शब्दों को तोल तोल कर कहा, अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम खुद ही कर लेते। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दूसरे ही करे और तुम निंदक की परमानेंट पोस्ट पर विराजमान रहो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है ही तो कभी उस ज्ञान का खुद भी उपयोग में लाया करो। कब तक दूसरों को बांटते रहोगे? यह कहकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई और उसने घर के कामों को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। आज उनका यह अबोला शुरू हुए 2 महीने बीतने को है। शिल्पा को बड़ा आराम है। ना बोलने के भी फायदे हो सकते हैं, यह तो उसने पहले सोचा ही ना था। अब ना तो हर घंटे पर चाय बनाओ की टेर लगती
और ना ही एक गिलास पानी देना की। और तरह-तरह के दूसरे उन कामों से मुक्ति मिली जो पतिदेव को खुश करने के लिए किए जाते हैं, पर जिनसे पति देवता कभी खुश नहीं होते। अपना वक्त अब अपना है और जी भर के अपने कपड़ों, अपने मेकओवर और अपने ऑफिस के कामों को पकड़ में लाने पर खर्च किया जा सकता है। 18 सालों से वह दूसरों की प्रोग्रामिंग से रोबोट बनकर चलती रही। उसने आज ना जाने कितने दिनों बाद एक पेंसिल स्केच बनाया है। भूल गई थी कभी यह उसकी प्रिय हॉबी हुआ करती थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर यह कि अब ताने नहीं सुनने पड़ते। ताने नहीं सुनने से अपना दिमाग एकदम शांत है और रचनात्मक, सृजनात्मक हो रहा है। वे भी दिन थे जब इस शख्स से एक दिन ना बोलो तो मन खराब हो जाता था कि घर का वातावरण कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। वह खुद जाकर दोस्ती कर लेती थी। लेकिन अब वह दोस्ती प्रस्ताव किस लिए दे, जबकि उसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि पति ताने इसलिए नहीं सुनाता कि पत्नी में कमियां हैं, बल्कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पत्नी को अपने हाथ का खिलौना समझता है। वह किचन में किसी काम से गई। अमित ने दरवाजे से झांका और विनम्रता से कहा, सुनो, अगर तुम किचन में ही हो तो प्लीज क्या एक कप चाय बना दोगी? सुरेश आज बीमार है। बनाती हूँ, उसने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर में सासू माँ और सुरेश को चाय देकर वह अमित की चाय लेकर लॉन में आ गई। अमित ने अस्वाभाविक रूप से सद्भाव भरी स्वर में कहा, अपनी भी चाय यहीं ले आओ ना। शिल्पा अपना कप भी ले आई और एक लॉन चेयर थोड़ा अपनी ओर खींचकर बैठ गई। कुछ एक पलों की असहज सी चुप्पी के बाद शिल्पा ने कहना शुरू किया, मैं आपको विनम्रतापूर्वक और सूचनार्थ कुछ बताना चाहती हूँ। अमित ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने आगे कहा, अब से घर के काम में मैं उसी सीमा तक करूंगी जितने से मेरे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो और मेरा कैरियर व व्यक्तित्व भी प्रभावित ना हो। जैसे यदि मेरे हाथों की चाय पीनी है तो सुबह शाम नियत समय पर मिलेगी। छुट्टी के दिनों में 10 बार चाय पीने का मन हो तो आप और सुरेश मिलकर मैनेज कर ले। कारण कारण यह है कि आपकी सराहना तो मुझे इस जीवन में मिली नहीं, तो मैं कम से कम अपना व्यक्तित्व और जीवन का बचा हुआ अंश तो अपने लिए समेट लूं। आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वो प्रसिद्ध कहावत तो सुनी ही होगी, यानी जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो कम से कम आधा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। इतना कहकर शिल्पा खिलखिला उठी। अमित को याद नहीं पिछली बार कब यह दब्बू शिल्पा इस तरह खुलकर हंसी थी। अमित ने विस्मित आंखों से उसे देखते हुए दिल में कहा, ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले जल्दी ही मुंह के बल गिरते हैं। पर उसके होठ खुलकर यह बात नहीं कह पाए। बस उन पर एक फीकी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।